ठीक है, किया, स्टार्ट किया बेटा, ओपन किया असाइनमेंट। यस सर। ओके, तो पहले असाइनमेंट में हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स के क्वेश्चंस, उसके बाद प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस। जो वेक्टर्स के क्वेश्चंस हैं वो है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। तो इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू करें, जस्ट एक ओवरव्यू कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। जब कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बोला जाता है तो इसका मतलब हुआ कि हम रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट हमारे पास विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होगा। ठीक है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड देयर टेल टू टेल। ठीक है, ये बात क्लियर है ना कि एंगल हम हमेशा टेल टू टेल फाइंड आउट करते हैं। यस सर। यस सर। ओके, अब इसी का अगर मुझे डायरेक्शन निकालना होता तो tan अल्फा विल बी b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये होना चाहिए था। अच्छा जी, ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स की बात हुई, लेकिन जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो फॉर्मूला होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। और जब हम क्रॉस की बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर, लेकिन इसी को आप मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि हमें एग्जैक्टली क्या फॉर्मूलाज यूज करने हैं, तो इन्हीं को यूज करना है। एंड देयर आर डिफरेंट कंडीशंस जहां पर आप इन फॉर्मूलाज को यूज करके एन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 26। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q। अच्छा, एक बात बताओ, दो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक वेक्टर p वेक्टर और एक वेक्टर ऑब्वियसली आपका लेट्स से कि q वेक्टर है, और हमने मान लिया कि ये किसी एक एंगल पर इंक्लाइंड भी है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टू वेक्टर्स। जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टू वेक्टर्स कहते हैं तो हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। तो रिजल्टेंट के लिए आप रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे, और यहां से एक चीज आप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि एज थीटा इंक्रीजेस रिजल्टेंट डिक्रीजेस, है ना? ठीक बात है? यस सर ये वाली रिपीट कर दो कोई नहीं। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे रिजल्टेंट डिक्रीज करेगा। क्यों? कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, लेकिन कितने डिग्रीज पर? 0 डिग्रीज पे, है ना? यस सर। So for theta equal to 0 degrees, cos 0 is equal to 1. It means अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ऐसे ओवरलैप कर जाएं तो रिजल्टेंट मैक्सिमाइज हो जाता है। तो मैक्सिमाइज होने का मतलब नेट रिजल्टेंट विल बी p प्लस q। सो r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? p प्लस q। ठीक है, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, तो आपके पास 26 का फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट मूव, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 27। जल्दी जल्दी देखेंगे। इफ द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। अब आंसर यहीं पर है, अगर एंगल इंक्रीज करेगा तो रिजल्टेंट बोलो डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। क्लियर है ये बात सबको? यस सर। अगर किसी को मैंने उस दिन भी बोला था रिप्लाई सब करेंगे, ठीक है? और अगर किसी को नहीं क्लियर है
तो वो स्पेसिफिकली जरूर बोलेगा कि हाँ सर क्लियर नहीं है, सो दैट के कोई मैं उस चीज को या तो रिपीट करूं या किसी और मेथड से समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, यस सर। तो क्लियर है कि अगर एंगल इंक्रीज करता है तो रिजल्टेंट डिक्रीज करेगा, ये अभी हमने कंडीशन लिखी है यहाँ पे। नेक्स्ट, what is the angle between the forces x plus y and x minus y, and the resultant is 2 under the root x square plus y square। तो हमें एंगल निकालना है। अब यहां हमें दिया क्या क्या हुआ है, दो फोर्सेस दे रखी हैं और उनकी वैल्यूज दे रखी हैं। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, लेट्स से कि a है, उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है x प्लस वाई, b की वैल्यू मुझे दे रखी है x माइनस वाई, और रिजल्टेंट मुझे दे रखा है अंडर द रूट 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यही दिया हुआ है। वैल्यूज को पुट करें इस फॉर्मूला में और एंगल निकाल लें। देखें ध्यान से, तो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर विच इज इक्वल टू x प्लस y होल स्क्वायर प्लस x माइनस y होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू cos थीटा। लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो now this can be written as x square plus 2y square is equal to x square plus y square plus 2yx plus x square plus y square minus 2yx plus 2x square minus y square 2y square cos थीटा। ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. ठीक है, अब बेटा देखना सभी टर्म्स, ये 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, ये 2y स्क्वायर हो गया, 2y स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, 2yx से कैंसिल आउट हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा विल बी पाई बाय 2। ठीक है, सर एक बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो प्लीज। देखो बेटा, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है x प्लस वाई, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है x माइनस वाई। ठीक है, और रिजल्टेंट दिया हुआ है आपको 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। अगर मैं इसको अपने जनरल फॉर्मूला में पुट कर दूं, नाउ द जनरल फॉर्मूला इज r इक्वल टू अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, सो वी हैव अ रिलेशन। जब हमने इसको सॉल्व करा तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, 2 into x square minus y square cos थीटा। यस सर। तो ये पर्टिकुलर पार्ट 0 के नीचे आके 0 हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाय 2। यस सर। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास मे बी इतना टाइम ना हो और इतनी जगह ना हो कि आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर पाए, तो क्या बाय द लुक ऑफ द क्वेश्चन कैन वी इमेजिन के एग्जैक्टली आंसर क्या हो सकता है? हो सकता है, देखो Yes, sir. दो फोर्सेस दे रखी हैं आपको, और दोनों फोर्सेस किस फॉर्म में दे रखी हैं, एक x प्लस वाई और एक x माइनस वाई। अगर x एक वेक्टर हो और y एक वेक्टर हो तो x प्लस वाई कब मिलेगा, जब दोनों ओवरलैप करेंगे, Yes, sir. या हम ये कहें ओवरलैप ना भी करें तो भी जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट मुझे a वेक्टर प्लस b वेक्टर मिलता है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर मान लिया कि एक वेक्टर बच्चे ये है a वेक्टर और एक वेक्टर ये है हमारा b वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट मुझे यहां मिलेगा ना, r वेक्टर। यस सर। और इस r वेक्टर को ही आप क्या लिखोगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। लेकिन अगर ये वेक्टर b वेक्टर मैं नीचे की तरफ प्रोजेक्शन ले लूं इसका और इसको अपोजिट कर दूं, तो अब की बार रिजल्टेंट यहां मिलेगा r वेक्टर which will be equal to a vector minus b vector, होगा ना? यस Yes, यस sir. सर। क्योंकि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो दोनों के बीच में हमेशा एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्रीज। ठीक है, तो आपने यहीं से देख के समझ जाना है
कि एक आपको x प्लस वाई दे रखा है, दूसरा x माइनस वाई दे रखा है, यानी x आपका बेस है, कांस्टेंट है, द डायरेक्शन ऑफ ओनली y इज चेंजिंग, नाउ द रिजल्टेंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, Yes, sir. तो आपका आंसर आ गया थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री, सो डी इज द ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बोर्ड क्लियर कर दूं? बेटा बोर्ड क्लियर कर दूं? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 29, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन डिफरेंट प्लेन्स which can be added to give a zero resultant is, अगर डिफरेंट प्लेन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर डिफरेंट प्लेन्स में हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स हो, डिफरेंट प्लेन्स में, हम सेम प्लेन में नहीं कह रहे हैं, अगर हम डिफरेंट प्लेन्स की बात करें तो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स व्हिच कैन बी एडेड टू गिव अ जीरो रिजल्टेंट? बोलो। Sir, 3. नो, अब यहां एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चीज, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन डिफरेंट प्लेन्स 2D में बेटा, लुक एट दिस, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये आपका माइनस एक्स वाई प्लेन है, ये आपका x माइनस वाई प्लेन है, और ये माइनस एक्स माइनस वाई प्लेन है ना? Yes, sir. लेट्स से मैं मोस्ट आइडियल कंडीशन लेता हूं, मोस्ट आइडियल कंडीशन, लेट्स से एक वेक्टर आपका ये रहा, ठीक है, ए वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर मैंने यहां मान लिया, so this will be minus of a वेक्टर। Yes. एक वेक्टर आपका ये रहा बी वेक्टर, then this will be minus of b vector। Yes. So to get a zero resultant, we must have 4 vectors in different planes। Yes, sir. जो आपने आंसर दिया 3, वो 3 कब हो सकता है? इन अ क्लोज्ड फिगर, बट कहां पर? एक ही प्लेन में। ठीक है, जैसे सिर्फ एक्स वाई sir. प्लेन था, जैसे सिर्फ आपने एक्स वाई प्लेन की बात की, अगर मैं कहता एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, तो तीसरा वेक्टर इसी प्लेन के अंदर अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता तो ये, तो तीसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, तब मुझे जीरो मिलता। लेकिन जब डिफरेंट प्लेन्स की बात की जा रही है, तो डिफरेंट प्लेन्स में वी मस्ट हैव 4 वेक्टर्स। ठीक है, आप एक काम करो, इनमें से किसी भी एक वेक्टर को यहां से रिमूव करके देख लो। नाउ इज इट पॉसिबल टू हैव अ जीरो वेक्टर? नो, है ना? Yes, sir. So we must have 4 vectors in different planes to have a zero resultant। ठीक है बेटा? Yes. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। अच्छा थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर डिस्कस करेंगे तो आज फिर हम सिर्फ एक ही चीज कर पाएंगे। तो आई होप के यहां से क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं 30 की। 5 फोर्सेस हैं, 9.81 न्यूटन ईच acting at a point are coplanar। 5 forces 9.81 Newton each acting at a point are coplanar। If the angles between neighboring forces are equal, then the resultant is
कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को? कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? सर को- 0 होगा इसका आंसर। हाँ बिल्कुल ठीक बात, अभी इसका आंसर मैंने जस्ट अभी बताया आपको। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करने वाले। बिल्कुल ठीक बात है, आंसर 0 होगा। कैसे, देखो जरा। ये आपके पास एक प्लेन है, ठीक है। अब उसने कहा 5 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, यानी वो सभी फोर्सेस एक ही पॉइंट पर आकर इकट्ठी हो जाएं। मान ले लेट्स से कि ये पॉइंट है, एक वेक्टर इस तरफ गया, एक वेक्टर इस तरफ गया, एक वेक्टर इस तरफ गया, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया। तो सभी की डायरेक्शंस आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट ओ ना, यस सर। So, and these are 5 vectors making a closed polygon. Yes. और मैंने आपको पहले ही बताया क्लोज्ड पॉलीगन अगर होगा और वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो नेट रिजल्टेंट विल बी 0। ठीक है बेटा, Yes. 31 आसान है, हो Yes, जाना sir. चाहिए। 2 perpendicular forces of 8 Newton and 6 Newton can produce the effect of a single force equal to 10 अब जब वो Newton. हाँ, जब वो कहता है सिंगल फोर्स इक्वल टू, तो मैक्सिमम की हम बात करते हैं। तो अगर दो वेक्टर्स 8 न्यूटन और 6 न्यूटन हो तो सिंपल सी बात, r इज इक्वल टू अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। ठीक है, परपेंडिकुलर है ना? Yes, sir. ठीक है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में? 10 न्यूटन आ जाएगा। हो जाएगा बेटा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Question number 32. Two vectors, A vector and B vector, lie in a plane. Another vector, C vector, lies outside the plane. The resultant, A vector plus B vector plus C vector of these 3 vectors. Now the options are, can be 0, cannot be 0, lies in the plane of A plus B and lies in the plane of A minus B. अब आपके पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं उसने, एक दे रखा है A वेक्टर, एक दे रखा है B वेक्टर, ठीक है। और जो तीसरा वेक्टर है वो उस प्लेन में नहीं है, प्लेन से बाहर है, ठीक है। अब अगर वो प्लेन से बाहर है तो ऑब्वियसली अगर वो उसी प्लेन में होता तो या तो रिजल्ट मेरे पास होता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होता तो होता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर, ऐसा कुछ होता। अगर वो एक ही पॉइंट पर कर रहा होता तो 0 होता, बट क्योंकि वो तीसरे प्लेन में मतलब अलग प्लेन में आ गया तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इट्स रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी ऑप्शन कौन से वाली करेक्ट होगी? कैन नॉट बी 0। ठीक है, सर इसका सी और डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, एक बार बता सकते हो फिर से? देखो अगर हमारे पास लेट्स से कि ये एक प्लेन है, उसने कहा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों Yes. सेम प्लेन में है, बट सी वेक्टर सेम प्लेन में नहीं है, प्लेन डिफरेंट हो गया ना। ओके सर, आउटसाइड। अब सी वेक्टर अगर दूसरे प्लेन में है तो उसने कहा सी पॉइंट क्या कह रहा है? लाइज इन द प्लेन ऑफ ए प्लस बी। हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो सी वेक्टर तो है कौन से प्लेन में? तीसरे प्लेन में आ गया ना बेटा। और फिर कह रहा है लाइज इन द प्लेन ऑफ ए माइनस बी, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो किसी भी प्लेन में हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है। यस सर। लेट्स से कि अगर सी वेक्टर यहां होता आपका तो a माइनस बी, तो फिर ये वाला प्लेन आ गया ना बेटा रिजल्टेंट, तो यहां तो मिलेगा ही नहीं। और सेम Yes. प्लेन में भी नहीं मिलेगा, तो आंसर विल बी कैन नॉट बी 0। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाना चाहिए बेटा सबसे। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच पी एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, ये तो बहुत आसान है।
आप फिर से रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, यही वाला। अब रिजल्टेंट आपने निकालना है, एंगल थीटा दे रखा है, लेकिन हर एक फोर्स यानी ए की वैल्यू भी पी है और बी की वैल्यू भी पी है। तो वो कहता है if a is equal to b is equal to p, then in that case resultant will be under the root p square plus 2p square cos theta। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अंडर द रूट 2p square 1 minus cos theta, सॉरी 1 plus cos theta लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा cos थीटा को आप कैसे चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान दो। आपको ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने कराई थी तब मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज कराए थे, ठीक है, और उन फॉर्मूलाज के अंदर हमने जैसे हाफ एंगल फॉर्मूला किया था, a प्लस साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, ये किया था, ठीक है। तो अगर नहीं भी याद है तो मैथ्स में किया होगा, और मैथ्स में भी नहीं किया तो मैं फिर से बताता हूं, ध्यान से देखना। cos 2 थीटा के फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। किसके, देखो नहीं लिखे हैं तो लिख लेना बेटा इनको अभी। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से cos थीटा आपका था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस हो गया यहाँ पर, so this becomes 2 cos square theta minus 1. So these are three formulas of cos theta, cos 2 theta के ये तीन फॉर्मूला, ठीक है। यस सर। अब ध्यान से समझें, अगर मैं इसका एंगल हाफ कर दूं तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, ठीक है, देखना। तो आप लिख सकते हो cos 2 थीटा by 2 अगर मैं कर दूं तो दिस बिकम्स cos स्क्वायर थीटा by 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा by 2। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, cos थीटा का फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर थीटा by 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा by 2। ये याद रखना, सिर्फ थीटा by 2 है, पूरे साइन और cos का अपॉन 2 नहीं है, ठीक है। Yes. तो cos 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला कैसे लिखेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, और ये वाला कैसे लिखेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ तो cos थीटा है ना, ठीक है, तो मैं काम करूं, इस 1 को एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं यहां से। तो 1 कैन ओनली बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 अंडर द रूट, 1 से 1 गया तो बचा क्या, अंडर द रूट 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आपका आंसर होगा 2p cos थीटा बाय 2, ठीक है बेटा। Yes. तो ऑप्शन वाली कौन से वाली ठीक है, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Yes. ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया Yes, sir. सर Yes, रूट sir. का एंगल पे नहीं लगाएंगे है बेटा। सर, थीटा बाय 2 पे हम रूट नहीं लगाएंगे ना, उसको रूट के लिए सॉल्व नहीं करेंगे। नहीं, थीटा बाय 2 को रूट क्यों लगाएंगे, तो मैं देखो। पूछ रहा हूँ थीटा बाय 2 के लिए रूट को सॉल्व नहीं करेंगे ना, 4p नहीं, नहीं, स्क्वायर cos स्क्वायर वो तो रूट से हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, एंगल को नहीं करेंगे। ना 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 ना, ओके सर। सर ये साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 कैसे हो गया, ये जो उधर फॉर्मूले में माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके सर, यस सर, इसका पूछा था ये वाला ना, ये, नहीं सर दूसरा वाला जहाँ आपने वो ड्राइव करा था वो एलिमिनेट करने के लिए 1 को। अच्छा ये वाला,
हाँ जी सर। ये देखो ना बेटा, ये आपका cos 2 थीटा की वैल्यू आई ना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो Yes, sir. जब हमने 2 थीटा को सिर्फ थीटा कंसीडर करा, यानी हम क्या कर रहे हैं 2 थीटा का थीटा बाय 2 भी तो ले रहे हैं ना, मतलब 2 थीटा को 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना। Yes, sir. तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने इस साइड पर राइट हैंड साइड पर एंगल हाफ किया तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर भी एंगल हाफ करना है। हाँ जी सर। तो ये आ तो गया। देखो आप लिखते हैं अगर cos 2 थीटा बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, वो हमने डिराइव किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एंगल को हाफ कर दिया ना। Yes, sir. तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है अंदर ही अंदर, तो ये बच गया आपके पास cos थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। Yes, sir. अब जो साइन के फॉर्मूलाज होते हैं ना, साइन का भी याद रखना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। तो आप इसका जब हाफ एंगल करोगे तो दिस बिकम्स साइन थीटा, तो ये वाले एंगल्स भी हाफ हो जाएंगे, 2 cos थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2, ठीक है। Yes, sir. अब ये फॉर्मूला बनते कैसे हैं, ये भी मैंने पहले बताया था, याद करो। साइन ए प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ना। Yes, sir. और अगर मैं कहूं ए बी के बराबर है तो बेटा साइन 2a विल बी इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, यानी 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस ए। तो ये जनरल फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, ठीक है। Okay, sir. सर एक बारी आपने वो क्वेश्चन के अंदर जब cos थीटा पुट करा था, cos हाँ, थीटा की हाँ। वैल्यू, सर हाँ। वो वाला कैसे एक बारी बताओगे? देखो cos थीटा यहाँ पर 1 है ना, +1 साथ में, तो Yes, sir. इसका अंडर रूट निकालना मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ जी सर। अगर मैं इसको एक्सपैंड करता तो क्या हो जाता, 2p² प्लस 2p² cos थीटा, तो रूट नहीं निकल सकता था इसका, है ना। हाँ जी सर। तो मैं अगर 1 को एलिमिनेट कर दूं, ठीक है, तो 1 Yes, को sir. एलिमिनेट कैसे करूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लगाने से तो एलिमिनेट नहीं होगा, वो तो 1 + 1 2 हो जाएगा। हाँ जी सर। तो मैंने cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया, तो जब मैं यहां Okay. पर लगाऊंगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1, तो 1 से 1 एलिमिनेट हो गया, Yes, sir. तो ये हो जाएगा 4p² cos स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि इस वाले 2 से 2p² मल्टीप्लाई होगा ना, सर कौन से वाले से कोई बताना? ये 2p² इस 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, Yes, sir. तो बच ये गया 4p² cos स्क्वायर थीटा बाय 2। Okay, sir. Yes, sir. क्योंकि आप चारों ऑप्शंस में देखो, देयर इज नो सिंगल ऑप्शन विच इज एन अंडर रूट, सारी की सारी परफेक्ट स्क्वायर में है आपके पास। Yes, sir. सिर्फ एक है p√2 वाली, है ना। Yes, sir. और अकेला p√2 यहाँ पर कहीं पे भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, क्यों, क्योंकि cos थीटा साथ चल रहा है। तो मैग्नीट्यूड p/2 कैसे हुआ? कौन सा बेटा? तो मैग्नीट्यूड बी ऑप्शन करेक्ट है ना? हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। तो मैग्नीट्यूड p/2 कैसे? थोड़ा जोर से बोलो बेटा। तो मैग्नीट्यूड p/2 कैसे हुआ? मैग्नीट्यूड तो p/2 नहीं हुआ बेटा, 2p cos थीटा बाय 2 हुआ ना। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज 2p cos थीटा बाय 2। यस ये आर का आंसर हमारा दिया है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस सर। ठीक है, कोई डाउट है क्या लक्ष्य इसमें? नो सर। फिर मैंने p/2 तो बेटा कहीं पे भी नहीं लिखा। यस सर, सर ऑप्शन में हमको कंफ्यूजन। हाँ नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट बेटा। यस चलो क्वेश्चन नंबर 34। Two forces each equal to p/2 act at right angles. Their effect may be neutralized by a third vector.
acting along their bisector in the opposite direction with a magnitude of, अब एक बात समझो, देखो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये जा रहा है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है दिस इज p/2। Yes. p/2 के इफेक्ट को आपको न्यूट्रलाइज करना है, तो जब आप इसको न्यूट्रलाइज करोगे तो क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए इसकी न्यूट्रलाइजेशन के लिए और किस डायरेक्शन में होना चाहिए, Yes. बताओ। सर क्वेश्चन के अंदर फोर्सेस के बारे में दे रखा कि वो इक्वल टू p/2 है। उसने कहा टू फोर्स, हाँ टू फोर्सेस ईच इक्वल टू p/2, सॉरी सॉरी सॉरी, ये p/2 है और ये भी p/2, ठीक है। यस सर। तो अब वो कहता है कि किस डायरेक्शन में और किस मैग्नीट्यूड की वो वैल्यू हम लें विच इज ऑपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ द टू। अब बाइसेक्टर बोल रहा है इसीलिए मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या वैल्यू होनी चाहिए सो दैट कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, The magnitude निकाली हमने 2p cos theta। हाँ तो r की वैल्यू निकाल लें, Yes. ठीक है। तो जो r की वैल्यू आएगी उसी को यूज कर लेंगे। Yes. तो जो r की वैल्यू हमारे पास आई रिजल्टेंट की, वो क्या आएगी, अंडर द रूट p/2 का स्क्वायर प्लस p/2 का होल स्क्वायर। तो दिस बिकम्स अंडर द रूट 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर का 4, और ये कैंसिल आउट हो गया, 2 रह गया, दिस विल बी p/√2। तो आंसर विल बी p/√2, ठीक है। सर लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दे रखा कि जो न्यूट्रलाइज होगा वो थर्ड फोर्स से होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना बेटा, बट उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का p/√2 ही तो होगा। ओके भाई आप इसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हो, न्यूट्रलाइज करने का मतलब आप इसको जीरो करना चाहते हो, तो डायरेक्शन अपोजिट कर दो। ओके इससे आपको मैग्नीट्यूड मिल गया p√2। अगर आप इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दो तो p√2 माइनस p√2 p/√2 माइनस p/√2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट, a zero resultant cannot be obtained by combining। हम जीरो रिजल्टेंट कब ऑब्टेन नहीं कर सकते, बाय कंबाइनिंग two vectors of different magnitudes, 3 vectors of different magnitudes, 4 vectors of different magnitudes and 5 vectors of different magnitudes। बताओ what will be the answer? Sorry. सर ए। आंसर सबको लगता है कि ए, Yes. यस सर। क्योंकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके कि अगर 3 होंगे और 5 होंगे तो सेम प्लेन में जीरो मिलेगा, 4 होंगे तो डिफरेंट प्लेन्स में होंगे तो भी जीरो मिल जाएगा, और सेम प्लेन में होंगे तो भी जीरो मिल जाएगा। लेकिन 2 के साथ अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो जीरो नहीं मिल सकता। सो आंसर इज ए। सर ये वाला पॉइंट आप दोबारा रिपीट कर सकते हो प्लीज? हाँ, 2 वेक्टर्स अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, देयर रिजल्टेंट कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। यस सर। अगर 3 वेक्टर्स होंगे और वो सेम प्लेन में हो लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस, सॉरी एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हो, यानी क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हो, तो आंसर जीरो मिल जाएगा। यस सर। 4 होंगे जो कि क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे होंगे फिर भी जीरो मिलेगा। यस सर। लेकिन 4 अगर डिफरेंट प्लेन्स में होंगे तो भी जीरो मिलेगा। क्लोज फिगर तो वहां पे भी बना सकते हैं ना। यस सर। 5 अगर सेम प्लेन में होंगे तो भी जीरो मिलेगा अगर क्लोज फिगर बनाते हैं तो एक ही ऑप्शन है। देखो 5 के साथ भी जीरो मिलने का ऑप्शन है, 4 के साथ भी जीरो मिलने का ऑप्शन है, 3 के साथ भी जीरो मिलने का ऑप्शन है, बट 2 के साथ
अगर दो वेक्टर्स ही हैं हमारे पास सिर्फ, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट, तो जीरो कैसे मिलेगा? किसी भी केस में जीरो नहीं मिल सकता. Either they are opposite or they are in the same direction or they are inclined at any angle theta. They must have a non-zero resultant. Okay, sir. Okay. Next, the vector sum of the forces of 10 Newton and 6 Newton can be बताएं बेटा. The vector sum of the forces of 10 Newton and 6 Newton can be बोलो क्या आंसर होना चाहिए? सर 8 न्यूटन. 8 कैसे आया? सर हमने रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला. अच्छा, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करा. अच्छा चलो देखते हैं. यहां उसने जो वैल्यूज दी हैं आपको, वो थोड़ा सा ऐसी वैल्यूज दी हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करती हैं. जैसे कि अब यहां हम ऑप्शंस देखेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, या सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो टाइम होता है ना, जैसे बिजनेसमैन लोग कहते हैं ना, टाइम इज मनी. आप लोगों के लिए टाइम ही मार्क्स होता है, ठीक है, लेकिन जुडिशियसली आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा और तभी आप मार्क्स ज्यादा स्कोर कर पाओगे. अब यहाँ एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन. आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखी हैं उसने. क्वेश्चन खो गया. क्या क्या ऑप्शंस हैं बेटा, बताएंगे एक बार? 2, 8, 18, 2, 20. 8, 18 और 20. 2, 8, 18 और 20 न्यूटन. अब ये 4 ऑप्शंस दे रखी हैं उसने. पहली बात ये सोचें कि जो दो वेक्टर्स दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं? 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन. यानी ए की वैल्यू आपको 10 न्यूटन दी है, बी की वैल्यू आपको 6 न्यूटन दी है, ठीक है. अब आप एक काम करो, ऐसे वाली कंडीशन में आर मैक्स की कंडीशन निकाल लो तो ए प्लस बी होता है. आर मिनिमम की कंडीशन निकाल लो, ए माइनस बी होता है. होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जब हम मैक्सिमम की बात करें तो क्या आएगा? 16. मिनिमम की बात करें तो क्या आएगा? 8. तो 4. 10 माइनस 6. हाँ, तो 10 का स्क्वायर ए प्लस बी हो गया. हाँ, ये 4 आ जाएगा. 10 माइनस 6 कितना आएगा? 4, है ना? 10 और 6 ही दे रखा है ना हमको. हाँ, ठीक है बेटा. Yes, sir. अब कैसे अंदाजा लगाओगे? अब यहां से देखा जाए तो एक वैल्यू हमें 4 दे रखी है, एक वैल्यू हमें 16 दे रखी है, और क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा क्या है? वो कहता है द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी. ये कैन बी नहीं होना चाहिए, ये कैन बी नहीं होना चाहिए. इसके अंदर क्वेश्चन में एक एरर है, क्वेश्चन ठीक करो. कैन नॉट बी होना चाहिए. नहीं यार, अगर कैन नॉट बी होगा, यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है. एक 10 न्यूटन है, एक 6 न्यूटन है. अगर मैक्सिमम a प्लस बी 16 है तो हमारा 18 और 20 भी पॉसिबल नहीं है. किसी भी सूरत में नहीं आ सकता. नहीं आ सकता है. a प्लस बी है ना. हाँ, नहीं आ सकता. नहीं आ सकता. 18 और 20 भी नहीं आ सकता. और मिनिमम अगर हमारा ये है तो 2 भी नहीं आ सकता.
नहीं, क्वेश्चन ठीक है बेटा, हम ही उसको ठीक से नहीं समझ रहे हैं। चलो ठीक है, उसने कहा कैन बी। अब यहाँ एलिमिनेट देखो कैसे करेंगे। मैक्सिमम हमारा 16 है, ठीक है। मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, a प्लस बी करके। मैक्सिमम कितना आएगा, 16, ठीक है। ये कब आ सकता है, जब थीटा आपका 0 डिग्री होगा ना। और ये कब मिलेगा, जब थीटा आपका 180 डिग्री हो, ठीक है। यस सर। ये वाली थीटा वाली बात सबको क्लियर है। हाँ जी सर। तो यहां से अगर मिनिमम वैल्यू 4 है तो 2 न्यूटन पॉसिबल नहीं हो सकता, और अगर मैक्सिमम वैल्यू 16 है तो 18 और 20 न्यूटन पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना। Yes, यस sir. सर। तो आंसर 8 होगा, क्योंकि एंगल तो आपको दे ही नहीं रखा, तो आप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। यस सर। फिर से समझो, अच्छा क्वेश्चन है ये। उसने कहा कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दो फोर्सेस हैं, 10 न्यूटन और 6 न्यूटन। तो देयर रिजल्टेंट कैन बी, क्या हो सकता है। ऑप्शंस आर 2, 8, 18 एंड 20। अब हमने मैक्सिमम निकाल लिया, तो मैक्सिमम क्या होगा, a प्लस बी कैन बी अचीव्ड व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। तो थीटा 0 डिग्री हो, तो आंसर आ गया 16, ठीक है। यानी 16 से ज्यादा रिजल्टेंट आना पॉसिबल नहीं है, तो 18 एंड 20 एलिमिनेट हो गए। अब बच गया 8 और 2, तो मिनिमम क्या आ सकता है, 4। अब 4 से छोटा नहीं हो सकता, तो 2 भी एलिमिनेट हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद 8, सो 8 कैन बी द रिजल्ट, ठीक है। Yes, sir. ठीक है बेटा, नेक्स्ट। Which of the following sets of displacements might be capable of bringing a car to a returning point? अब सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। 5, 10, 30 एंड 50 किलोमीटर्स, 5, 7, 9 एंड 16 किलोमीटर्स, 40, 40, 90 एंड 200 किलोमीटर्स, और 10, 20, 40 एंड 90 किलोमीटर्स। वो कहता है which of the following sets of displacements might be capable of bringing a car to its returning point। सोचो जरा, क्या होना चाहिए इसका आंसर। बोलो। तो ये वाला कैसे होगा? ये वाला होमवर्क Sir, B ट्राई part. करो, ये वाला होमवर्क ट्राई करो, है। Sir, B part. बी पार्ट कैसे सोचा, कैसे सोचा बेटा। बोलो याशिका, कैसे सोचा। Sir, उसकी displacement निकाल के. क्या निकाल के, डिस्प्लेसमेंट निकाल के। हाँ. मतलब आपने स्पेसिफिकली बी ही आंसर क्यों दिया, बाकी क्यों नहीं। बाकियों में अनइक्वल इंटरवल आ रहा है. बाकियों में अनइक्वल इंटरवल आ रहा है, तो इसमें भी तो अनइक्वल है। 5, 7, 9 एंड 16 कहाँ इक्वल है। 5 और 2 7 और 2 9, और उसके बाद 16 आ गया सीधा। अच्छा, तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हो कि 5 और 2 के बीच में, 5 और 2 के बीच में, 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2 का है, 7 और 9 के बीच में भी डिफरेंस 2 का है।
और 16 को आपने मान लिया रिजल्टेंट एक तरीके से। सोचेंगे जरा इस क्वेश्चन को सभी लोग। ये होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में मुझे सबसे पहले इसी क्वेश्चन का जवाब चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखना कि कैसे आप इसको वापस रिजल्टेंट 0 करा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 भाई, अगर वो रिटर्निंग पॉइंट वो रिटर्न कर जाए अगर सेम पॉइंट के ऊपर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जानी चाहिए। हाँ, कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 38, when two vectors a and b are added, the magnitude of the resultant vector is always Sir, B part. b part less Yes, than sir. less than or equal to a plus b। ठीक है, बड़ा तो हो ही नहीं सकता। अभी ये हमने देखा a plus b मैक्सिमम है, तो उससे ज्यादा तो जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इट कैन बी, तो आपका आंसर यही होना चाहिए बी पार्ट। बिल्कुल ठीक है, लेस देन और इक्वल टू a plus b, दिस इज द मैक्सिमम रेंज, और या फिर उससे कम होगा। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 38? Yes, sir. यस सर। वर्षा क्लियर है बेटा क्वेश्चन नंबर 38? Yes, sir. समीर, यस सर। निकिता, Yes, sir. संस्कृति क्लियर है? Yes, sir. ओके, प्रतीक, विज्ञ यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। अनुभव, ओके चलो। क्वेश्चन नंबर 39, two forces F1 vector and F2 vector are acting at right angles to each other, then the resultant is Sir, इसका भी B. B part होगा। B part होगा। बिल्कुल ठीक बात। अगेन आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos 90 कर देंगे, तो ये खत्म हो गया यहाँ से, तो दिस विल बी a square plus b square। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, the resultant of the two vectors of magnitudes 2a and root 2a acting at an angle theta is under root 10a, the correct value for theta is, अप्लाई करके देख लो, 2a रूट 2a और अंडर रूट 10a। तो अंडर रूट 10a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a का स्क्वायर प्लस रूट 2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a रूट 2a cos थीटा। थीटा निकल जाएगा यहाँ से, दिस विल बी 10a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस सर थीटा 60 आ रहा है। सो वही सॉल्व कर रहा हूँ। 2 दूनी 4, 4a स्क्वायर रूट 2 cos थीटा, तो ये हो गया 6 4a स्क्वायर रूट 2 cos थीटा। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 2, तो 1 बाय अंडर रूट 2 इज 45 डिग्रीज। ठीक है, यस सर। 60 तो फिर बेटा 1 बाय 2 हो जाता ना। नो सर, सर मैंने यहाँ तक सही करा था, वो एंगल गलत लिख गया। यहाँ तक रूट 2 1 बाय रूट 2 तक सही करा था, वो थीटा सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब यहाँ से पता लग गया कि गलती क्या थी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 41, a vector is equal to 2i plus 3j, b equal to 5i minus 6j, the magnitude of a plus b is 5 और 2 7, 7 minus 3j, 7 minus 3j का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 9 रूट 40, नहीं रूट 40 क्यों, 49 प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया आपके पास 7i रूट 58 नहीं होगा?
Sir, root 58. 49 plus 9 Yes, is sir. root 58. Next, the x and y components of a force are 2 Newton and minus 3 Newton. The force is x component और y component एक फोर्स का 2 न्यूटन और माइनस 3 न्यूटन है, तो आप इस फोर्स को क्या लिख सकते हो? 2i माइनस 3j। तो f की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मॉड ऑफ f निकाल, अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो रूट 13। ठीक है, लेकिन उसने पूछा क्या? द फोर्स इज, तो फोर्स आपकी क्या है? 2i माइनस 3j। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है बेटा। Yes, sir. बेटा किसी भी एक वेक्टर को, लेट्स से कि f वेक्टर है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो? fx i कैप प्लस fy j कैप। अब उसने कहा x कंपोनेंट आपका 2 है और y कंपोनेंट आपका माइनस 3 है, तो जस्ट पुट कर दो ना यहाँ पर, तो 2i माइनस 3j। ठीक है। Yes. Next, the resultant of number of coplanar forces acting at a point। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। Resultant of number of coplanar forces acting at a point। Always zero. Always 0. अब इसने कितने नंबर ऑफ फोर्सेस है ये तो कहा नहीं, लेकिन एक्टिंग एट अ पॉइंट कह रहा है, तो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। एक ही पॉइंट पर एक्ट करने वाली नंबर ऑफ फोर्सेस। अब देखो, अगर फोर्सेस दो ही हो फिर तो 0 नहीं हो सकता। तो 0 नहीं हो सकता, और अगर 2 से ज्यादा हो जाए तो पॉसिबिलिटी है फिर तो हो सकता। कि 0 हो, तो आंसर इसका। अब यहां उसने ये कंडीशन नहीं दी कि नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी है, तो आप इसके दो आंसर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन उसने बोला ऑलवेज 0, तो नहीं होगा। देन योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑलवेज 0 बोला है उसने, तो दो फोर्सेस के केस में 0 नहीं होता, तो आप इसको 0 नहीं कंसिडर करेंगे। So this is a single force that produces the same effect। ठीक है। Yes, sir. फिर से समझो, उसने कहा a number of coplanar forces acting at a point is always 0, तो तब होगा जब नंबर ऑफ फोर्सेस 2 से ज्यादा हो, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ फोर्सेस के बारे में उसने कुछ कहा ही नहीं, तो 2 भी तो हो सकती हैं, तो 2 भी हो सकती हैं, तो लेकिन वो कह रहा है ऑलवेज 0, तो 2 के केस में तो ऑलवेज 0 नहीं होता, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। Yes. Question number 44. A set of vectors taken in a given order gives a closed polygon. Then the resultant of these vectors is a बोलो, अब तो बोल दो। Sir, D. यस, डी, बिल्कुल ठीक, नल वेक्टर। अब उसने क्लोज्ड पॉलीगन बोल दिया, तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना। Yes. नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर होता है द वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 0। नल वेक्टर क्या होता है बेटा? द वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 0। ठीक है। Yes, sir. अच्छा ये बताओ, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, फिर शायद डिस्कशन नहीं हो पाएगा। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली परसों से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं आपकी। Yes, sir. सर अभी स्कूल से कुछ आया नहीं है अभी इंटीमेशन। सर हमारा आ गया, 1 से स्कूल खुल रहा है। हाँ, वो हमारे भी सर, खुल गए हमारे बेटा। स्कूल मैं तो पिछले 1-1.5 हफ्ते से, इनफैक्ट 2 हफ्ते से स्कूल जा रहा हूँ।
ठीक है। अच्छा नहीं, मैं इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। तो परसों से ऑफलाइन क्लासेस। ओके, सर टाइमिंग्स फिर क्या होंगी? टाइमिंग्स की ही तो बात कर रहा हूँ आपसे। आपकी केमिस्ट्री और मैथ्स की क्या टाइमिंग्स हैं? सर जो शालीमार बाग वाले बच्चे हैं, उनका सर कह रहे हैं कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 5 से 6 होगी ऑफलाइन। वो भी फ्राइडे से, अगर सर भी कंफर्म करेंगे तो। मैथ्स की ना? नहीं सर, केमिस्ट्री की। हाँ हाँ, उनकी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होती है ना। यस सर। तो मैथ्स की तो सर मेरी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होती है। मैथ्स की ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे होती है। यस सर। यस सर। कितने बजे से कितने बजे तक होती है? सर 3 to 4। 6 to 8। अच्छा अच्छा, एक बात बताएं, क्या MWF आप लोगों को 5 to 6 सूट करता है? नो सर। सर नो सर, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तो केमिस्ट्री की होती है 5 to 6। अच्छा, तो क्या 6 to 7 सूट करता है? यस सर, वो Yes. फिर भी ठीक है। यस सर। ठीक है देन। तो MWF 6 to 7। सर 6:15 to 7:15 कर सकते हो कि 6 बजे मेरी केमिस्ट्री खत्म होगी, 15 मिनट आने में लग जाएंगे। हाँ, वो उतना तो रहेगा ही बेटा, थोड़ा बहुत तो। ओके सर। और या फिर 4 to 5 सभी को सूट करता है? यस सर। यस सर। Yes, sir. वो भी correct है। सर 4 to 5 4 to 5 नहीं? नहीं सर। क्या हो गया प्रतीक? सर मतलब उसके आसपास खेलने जाना होता ना। बे यार, अब आगे आगे तो वैसे भी अंधेरा हो जाएगा। सर जब तो आगे पीछे, जब तो कह रहा हूँ मतलब 6 से 7 कर लो। चलो 6 to 7 ठीक है ना, सब कंफर्टेबल है ना 6 to 7 में? हाँ सर। सर ठीक है। तो ऑफलाइन करनी है सर guarantee? ऑफलाइन फिर? हाँ, इंस्टीट्यूट की ही बात कर रहे हैं बेटा अभी हम। नहीं सर, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा दूर पड़ जाएगा ना। हाँ समीर, समीर तुम्हारा ऑप्शन, तुम्हारा केस अलग है, रुक जाओ, तुम्हारी बात अलग से करूंगा तुमसे। ओके सर। हाँ, तो 6 to 7 फाइनल कर दूं? यस सर। तो क्लास 11th फिजिक्स 6 to 7 MWF। अब इसमें तो किसी को कोई इफ एंड बट नहीं है ना, 6 to 7 इज फाइनल विद ऑल ऑफ यू, है ना? यस सर। चलो ठीक है। और परसों से शुरू है ना? हाँ ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास से, परसों से। परसों सर फिर इंस्टीट्यूट पे आना होगा 6 to 7। हाँ, परसों इंस्टीट्यूट पे आना होगा 6 to 7। ओके। ठीक है। अच्छा, कौन से क्वेश्चन का? तो मेरे को एक अचानक से याद आ गया, मैंने कहा फिर क्लास ओवर हो जाएगी ना, फिर मैं भूल जाऊंगा, फिर व्हाट्सएप ही करते रह जाते हैं। Sir, 45. अच्छा 45 पे थे, ओके। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर, नहीं अच्छा 45 करना है। 45 करना है। द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस P and Q इज मिनिमम। अब मिनिमम की कंडीशन हमने देखी, एंगल कितना होना सर चाहिए? पाई। पाई, बिल्कुल ठीक बात है। देखो, अब धीरे धीरे आंसर्स आने लग रहे हैं, ठीक है? अब ये जो आंसर्स आ रहे हैं, ये क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा यूज्ड टू हो गए उन कंडीशंस के साथ, उन बाउंड्री कंडीशंस के साथ, विद इन दोज बाउंड्री कंडीशंस जिनको भी हमें बात करनी है। हमें पता है कि हम इस वेक्टर में, इस टॉपिक में, इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है? हमें इसके अंदर ही रहना है। तो अब आंसर देखो सीधा सीधा आ गया कि मिनिमम हमारे पास कितना होता है? पाई पे होता है। अच्छा अगला क्वेश्चन,
A car travels due east on a level road for 3 kilometers. और उसने कहा a car travels due east on a level road for 3 kilometers. तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाए, ये आपका सर 5 किलोमीटर होगा। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ाया यार, पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लेना दो। A car travels due east. सर कर लिया सर। अच्छा कर लिया, बहुत अच्छी बात, गुड। On a level road for 3 kilometers. तो ये 3 दे रखा है। It then travels due north at an intersection and travels 4 kilometers before. ये 4 किलोमीटर मूव कर गया। Before stopping, the resultant displacement of the car. Now this is a Pythagorean triplet, so answer will be 5. ठीक है? ऐसे ही एक और ट्रिपलेट होता है 8, 6, 10। ठीक है? तो उसमें आपको बार बार पाइथागोरस लगा के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखो। ठीक है? नेक्स्ट 47. The vector sum of two vectors a and b is maximum. Obviously theta equal to 0 degrees पे maximum होगा। ठीक है ना? 48. A man walks 40 kilometer north, then 40 meter north, then 30 meter east. पहले वो 40 मीटर नॉर्थ गया, 40 मीटर नॉर्थ, इसको मैं अगर ईस्ट मान लूं तो वो फिर गया 30 मीटर ईस्ट। तो फिर से अगर कोई रिजल्टेंट पूछेगा तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा आंसर। यस सर। बेटा सर 50 क्यों आएगा? हाँ, ये गलती नहीं करेंगे। 50 क्यों आएगा? कुछ लोग करते हैं। तो सर आपने बताया था 3, 4 और 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ये 10 से मल्टीप्लाई करा, ये 10 से करा, तो इसको भी 10 से कर दें। क्यों भाई? ऐसा नहीं करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको रूट निकालना पड़ेगा। 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 900 प्लस। तो मेरा तो 50 आ रहा सर है। 1 मिनट सर, हम पूरा क्वेश्चन सर पूरा साउथ में क्वेश्चन नहीं वापस पढ़ा जा हमने रहा है अभी। सर। एक मिनट, उसने पूछा क्या है? उसने पूछा, मैंने आधा ही क्वेश्चन पढ़ा। अच्छा, देन 40 मीटर साउथ। ओके 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 ओके। उसके बाद वो 40 मीटर साउथ भी गया, यहां आ गया, 40 मीटर साउथ आ गया। अब क्या कहता है, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्ट? तो यही हुआ ना, ये डिस्प्लेसमेंट हुई सर 30 मीटर 30 मीटर ईस्ट। 30 मीटर ड्यू ईस्ट, 30 मीटर ड्यू ईस्ट। Question number 49. A vector is represented by I plus 3j plus 5k. Its length in xy plane is, length निकालनी है, क्या करोगे? I plus 3j plus 5k, 5k है ना? यस सर। अब इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ का मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। हो गया? सर XY नहीं पूछा ना। अच्छा, एक्स वाई प्लेन पे पूछा है, तो 5k को 0 कर दो। ठीक है? यस सर। तो रूट 10 इज द आंसर। नेक्स्ट, द रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस मतलब क्या हुआ? एक वेक्टर ये ए वेक्टर, एक वेक्टर ये बी वेक्टर। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस लिखा है। सर पहले Unlike- सबसे पहले क्वेश्चन है सर लाइक वाला। अच्छा, उससे पहले एक और भी है क्या? चलो, द रिजल्टेंट, चलो कोई नहीं, अभी पहले इसी को डिस्कस कर लो ना। द रिजल्ट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर
अनलाइक है, अनलाइक के केस में क्या होना चाहिए? अनलाइक का मतलब, अनलाइक का मतलब क्या समझते हो आप? क्या अनलाइक का मतलब होगा? सर थीटा 180 डिग्री होगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात। ये फोर्सेस कौन सी होती है? लाइक फोर्सेस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है। ये फोर्सेस कौन सी होंगी? अनलाइक फोर्सेस, जो कि अपोजिट डायरेक्शंस में होंगी। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ए और सी वेक्टर का, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा a माइनस सी, और इन दोनों का आएगा a प्लस बी। तो दोनों क्वेश्चन हो गए। सर लाइक वाले का फिर a माइनस बी होगा। बेटा लाइक पैरेलल फोर्सेस मींस सेम डायरेक्शन हो गई ना। यस सर। पैरेलल है तो एंगल 0 हो गया ना। हाँ जी सर। एंगल 0 हो गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया अंदर, सो आंसर विल बी a प्लस बी। ओके सर। यस सर। भाई थीटा इस केस में 0 डिग्रीज है और इन दोनों के केस में थीटा 180 डिग्रीज है। रिजल्टेंट का ही तो फॉर्मूला लगाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लाइक के केस में ये 0 हो जाएगा तो बचा क्या? 1 हो गया यहाँ पे, यानी cos 0 इज 1। तो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, रूट से रूट कट गया, r इक्वल टू a प्लस b। ठीक है। यस सर। और इस केस में क्या हो जाता है? एंगल 180। तो यहाँ 180 होने के बाद इसको नेगेटिव कर देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी। तो 50 और 51 हो गए। हो जाएंगे। यस सर। यस सर। अब यहां से ये फोर्सेस वोर्सेस वाले क्वेश्चन तो आप कर लोगे, है ना। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। एक बार क्वेश्चन नंबर 56 पे पहुंचो। कहता था प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Q, ये कैसे निकालो? व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Q? बताओ। द सर प्रोजेक्शन डॉट ऑफ, प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक बात, शाबाश। डॉट प्रोडक्ट। देखो ध्यान से, मान लो कि आपके पास ये दो वेक्टर, ठीक है। जब हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर इंक्लाइन होना जरूरी है, ठीक है। ये बेसिक बात है। अगर हम ये कहें कि एक वेक्टर दूसरे के ऊपर इंक्लाइन है, लेट्स से दिस इज एन एंगल थीटा, दिस इज योर q वेक्टर एंड दिस इज योर p वेक्टर, तो प्रोजेक्शन ऑफ p ऑन q, तो इसका मतलब मैं इसका रेजोल्यूशन करूंगा तो दिस विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सो दिस बिकम्स p cos थीटा and this will be p sin theta. Now the projection of p on q, यानी कि इसकी परछाई इसके ऊपर आ जाए, ये आ गया। तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, तो ऐसा कब होता है? डॉट प्रोडक्ट में। तो p वेक्टर डॉट q वेक्टर, जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट pq cos थीटा। ठीक है बेटा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। 57 तो आसान है, डिस्प्लेसमेंट वाला कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 58, द मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर माइनस q वेक्टर इज p प्लस q, द एंगल बिटवीन p एंड q इज, So pi. पाई। बिल्कुल ठीक है। अब उसने बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर प्लस p वेक्टर माइनस q वेक्टर। उसने कहा द मैग्नीट्यूड ऑफ
p वेक्टर माइनस q वेक्टर इज इक्वल टू p प्लस q, यानी ये रिजल्टेंट हो गया दो वेक्टर्स का। तो दो वेक्टर्स, अगर ये p वेक्टर था और ये मेरा q वेक्टर था, तो ये माइनस q हो जाएगा। तो p वेक्टर माइनस q वेक्टर का रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा। लेकिन उसने ये कहा कि p वेक्टर माइनस q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ये p वेक्टर माइनस q वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड है दिस इज p प्लस q। तो आप एंगल बता दो, निकालें एंगल। तो एक काम करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें। सो दिस विल बी p वेक्टर माइनस q वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस q का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर जब हम करते हैं बेटा, तो हमें क्या मिलता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही रिजल्टेंट मिलता है ना? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ आपका आंसर होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस ऑफ 2pq cos थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। अब p स्क्वायर q स्क्वायर से p स्क्वायर q स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। सो cos थीटा विल बी माइनस ऑफ 2pq अपॉन 2pq इज -1। तो थीटा हो गया 180 डिग्री। वैसे भी पाई आ गया। अब आप इसको बिना सॉल्व करे कैसे करते? सेम एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि मैंने इससे पहले स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन कराया था। इन दो साइंस को ध्यान रखिए। सेम वेक्टर्स अगर आपस में कंपेयर हो रहे हैं और साइंस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आपका थीटा मेजॉरिटी केसेस में मस्ट बी पाई। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 60। The force vector which has components -2, 1, 3 is simple है। तो अब आपके पास components -2, 1, 3, इसको अगर वेक्टोरियल नोटेशन में लिखना हो तो -2y प्लस j प्लस 3k ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 61। The resultant of p vector and q vector makes an angle of θ1 with p vector and θ2 with q vector. Now क्या होनी चाहिए कंडीशन? Sir, कौन सा क्वेश्चन है? 61st. The resultant of p vector and q vector makes an angle θ1 with p and θ2 with q. Now कंडीशन उसने दी θ1 छोटा होगा θ2 से। दूसरा, θ1 छोटा होगा θ2 से अगर p वेक्टर q वेक्टर से छोटा है। तीसरा, θ1 θ2 से छोटा होगा अगर p वेक्टर q वेक्टर से बड़ा है। और θ1 छोटा होगा θ2 से अगर p वेक्टर q वेक्टर के बराबर है। Now one thing is common in all the four options कि θ1 θ2 से छोटा है। ठीक है, एक चीज कॉमन है ना इसमें Yes, sir. कि θ1 θ2 से छोटा है। तो आप आंसर कैसे बताओगे कि क्या होना चाहिए? पहली बात, फर्स्ट ऑप्शन यहां से हमने क्या कर देनी है? एलिमिनेट, क्योंकि बिना वेक्टर्स की वैल्यूज का पता करे हम ये नहीं बता सकते कि θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहां से खत्म हो गया। दूसरा, अगर दो वेक्टर्स इक्वल हो, ठीक है, तो एक एंगल बड़ा और एक एंगल छोटा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी भी यहां से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, Yes, sir. अब बात आ गई बी और सी में। तो याद ये रखेंगे, रिजल्टेंट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द बिगर वेक्टर।
क्या याद रखेंगे? रिजल्टेंट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द बिगर वेक्टर। ठीक है, ये लाइन लिख लो बेटा मेरे, वहां लिखना जहां आपने डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट किया था। ठीक है, कि रिजल्टेंट इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द बिगर वेक्टर। तो अब इसको पढ़ के क्या ऑप्शन समझ में आती है? ऑप्शन बी। Sir, B. ऑप्शन बी। उसने Yes, कहा रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q मेक्स एन एंगल θ1 विद P एंड θ2 विद Q। चारों ऑप्शंस में एक ही बात कही उसने, चारों ऑप्शंस में एक ही बात। पार्ट। हाँ, चारों ऑप्शंस में एक ही बात कही कि θ2 बड़ा है और θ1 छोटा है। एक काम करते हैं, दो फिगर्स बनाते हैं। ये आपका P वेक्टर, ये आपका Q वेक्टर। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये मैंने माना θ1, ये मैंने माना θ2। ठीक है, अब एक दूसरी फिगर बनाता हूं। P वेक्टर, Q वेक्टर, ये θ1, ये θ2, ये रिजल्ट। दोनों फिगर्स को थोड़ा गौर से देखें। एक में मैंने Q को छोटा लिया है, एक में मैंने P को छोटा लिया है। अब आप कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई देख रहे हो? बोलो। सर सी। C। क्यों? जो वेक्टर बड़ा है उसके साथ एंगल छोटा बनेगा। ठीक है, यस सर। जो वेक्टर बड़ा होगा उसके साथ रिजल्टेंट क्या करेगा? छोटा एंगल बनाएगा, और जो वेक्टर छोटा होगा उसके साथ एंगल बड़ा बनाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये टॉपिक क्लियर है बेटा? यस सर। ये पर्टिकुलर Sir, ये कॉन्सेप्ट। point एक बार repeat कर सकते हो? Graph एक वाला। बार, एक बार क्यों, दो बार। थोड़ा सा और बड़ा सा बना देते हैं इसको। ये लो। चलो एक काम करते हैं, यहां दो कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। पहले केस में मैंने कहा ये मेरा P वेक्टर है और ये मेरा Q वेक्टर है। तो ये रिजल्टेंट बना, ये θ1 हुआ, ये θ2 हुआ। ठीक है, उसने बोला है कि इट इज मेकिंग एन एंगल Q1 विद द P वेक्टर, θ1 विद द P वेक्टर एंड θ विद द 2 विद द Q वेक्टर। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, यहां पर डिजाइन नीचे ले लेता हूं। अब की बार P वेक्टर मैंने बड़ा ले लिया और ये मेरा Q वेक्टर। θ1, θ2। ये वेक्टर बड़ा है तो इसके साथ एंगल छोटा बन रहा है ना, और ये वेक्टर Yes, sir. कंपैरेटिवली छोटा है तो एंगल बड़ा बन रहा है। ठीक है, Yes, sir.
कंडीशन तीसरी वाली सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सेकंड कंडीशन कहती है θ1 इज लेस देन θ2 इफ P इज लेस देन Q। यहां देखो θ1 और ये वाला θ1 दोनों में से कौन सा छोटा है? ये वाला छोटा है, तो P आपका बड़ा होना चाहिए ना। यहाँ θ1 छोटा है θ2 से, क्योंकि P आपका बड़ा है Q से। यहां पर θ1 बड़ा है θ2 से, क्योंकि P वेक्टर छोटा है Q से। तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Okay, sir. वैसे भी याद करें, इसमें आपने क्लास 10th में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पढ़ा था ना? Yes, sir. Yes, sir. बस वहां से आंसर निकाल लो। देखो याद करो, ये आपका लेवल ग्राउंड रेफरेंस, ठीक है, आप यहां कहीं हो। अब आप सन की पोजीशन को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। तो जब आप सन की पोजीशन को ऑब्जर्व करते हो, लेट्स से सन यहां था, ठीक है, तो आपने कहा कि भाई ये एंगल बना, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे सन आगे की तरफ चलता चला जाएगा, वैसे वैसे एंगल छोटा होता चला जाएगा ना। Yes, sir. और अगर मैं कहूं कि सन स्ट्रेट नहीं जाता और उसके एक्चुअल पाथ को हम ऑब्जर्व करें, तो सन तो ऐसे मूव करता है। तो अब सन अगर यहां पर है, तो देखो ध्यान से, आपका P वेक्टर बड़ा हो गया ना और Q वेक्टर छोटा हो गया ना, तो एंगल भी तो छोटा हो गया। Yes, sir. इसी तरीके से तो कहने का मतलब, जैसे जैसे ये बात तो आप ट्रिग्नोमेट्री में छोड़ो, आप तो वैसे भी ज्योमेट्री में भी पढ़ते हो कि छोटी वाली साइड के सामने, अच्छा मैंने एक साइन 37 और 53 वाला कॉन्सेप्ट कराया था, याद करो। राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? जैसे जो भी कोई एंगल हो, ठीक है, लेट्स से कि ये θ1 है आपका, ये θ2 है, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल इससे छोटा है, तो सामने वाली साइड क्या होगी? छोटे वाले तो बड़ी एंगल के होगी। सामने वाली साइड क्या होती है? छोटी होती है। Longest. बोलो। Sir, longest. अगर ये 3 हो, ये 4 हो और आपने कहा ये 5, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होना चाहिए बेटा? कैलकुलेट कर लेते हैं। tan θ1 4/3. 4/3 1 से बड़ा है? No, 1 sir. से Yes, sir. बड़ा है. 1 से बड़ा है। ये वाला एंगल आपका 90 है, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का सम अगर 90 होना चाहिए बेटा, देन इन दैट केस ये जो θ1 होगा ये बड़ा होगा 45 डिग्री से। Yes, sir. Yes, sir. tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो θ1 कितना होगा? 45 डिग्री से बड़ा होगा। तो ये 45 से छोटा हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. तो बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है हमेशा, याद रखना, ठीक है।
ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. अगर ये भी 45 होता और ये भी 45 होता, ये 45 होता, ये भी 45 होता, ये 90 होता, तो दोनों साइड इक्वल थी। Yes, sir. अब आपने ये वाला एंगल बढ़ा दिया, तो बेटा ये वाला एंगल बड़ा ही होगा ना। कैसे? इस एंगल को बढ़ाना है आपने, आप ऊपर लेके जाओगे तो ऑब्वियसली इसकी साइड को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी एंगल बढ़ेगा, अदरवाइज एंगल बढ़ेगा ही नहीं। तो बड़े एंगल के सामने वाली साइड हमेशा बड़ी होगी, छोटे एंगल के सामने वाली साइड हमेशा छोटी होगी। ठीक है, Okay, sir. तो अब वो वाला कॉन्सेप्ट यहीं पर अप्लाई हो गया, पी और क्यू वाला, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सोचना है उसके बारे में। अच्छा, व्हाट इज द कॉम्प, अब क्लियर है 61st? Yes, sir. ठीक है, 62nd, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ 3i cap and 9j cap along z axis? Sir, 0. क्योंकि z axis है ही नहीं वहां, ये तो प्लेन पे था, कौन से 2D के ऊपर। ठीक है, तो 0। 63rd, the resultant of two forces of magnitude 8 Newton and 15 Newton is 17 Newton. The angle between the forces of 8 Newton and 15 Newton are 90 degrees. 90 degree. क्लियर है ये तो सॉल्व करने से ही निकलेगा, बिना सॉल्व करे तो नहीं निकाल पाएंगे इसको। हो जाएगा बेटा? Yes, sir. क्या सभी से हो जाएगा? 63rd क्वेश्चन बेटा, Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैसे हुआ ये? सर रिजल्टेंट की वैल्यू डाल के उसकी फॉर्मूला में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। आप ये देखें ऐसे वाले क्वेश्चन में कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो लंबा cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम देख लो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो आपका जो 8 स्क्वायर है प्लस 15 स्क्वायर है, ये 17 स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले यही करके देखो, तो ये 64 आ गया, ये 225 आ गया, आंसर आ गया 289, सेटिस्फाई हो गई, तो आंसर 90 है। ठीक है, ओके सर। ठीक। अब डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस अभी करेंगे, थोड़ी बहुत बची हुई है हिम्मत, करेंगे अभी। यस सर कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? बी, ए डॉट बी इक्वल टू 0। उसने कहा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दे रखा उसने, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होना चाहिए? ए बी cos 90, cos 90 0 होता है तो 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Yes, sir. ओके सर। 65th, the work done by a force is defined by F dot S in certain situation. F vector and S vector are not equal to 0, but work done is 0. From this, we conclude that, याद करें, work done क्या होता है? F vector dot S vector, यानी Fs cos theta। तो वर्क डन के 0 होने के लिए थीटा का 90 डिग्री होना जरूरी है।
Yes, sir. तो आंसर क्या होगा? डी पार्ट, F and S are at right angles. सर हाँ बेटा, सर इसको ग्राफिकली भी तो देख सकते हैं कि अगर हम फोर्स का एक्स एक्सिस माने, डिस्प्लेसमेंट को वाई माने और उसमें स्ट्रेट लाइन खींचे तो फोर्स बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, लेकिन वर्क डन कांस्टेंट और वो मतलब बढ़ नहीं रहा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सर वो वाला रीजन सही होगा कि मतलब वैसे उसके वे में आंसर दो। अब देखो, जब तक बेटा एमसीक्यूज की बात है और ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस की बात है, तब तक आप किस तरीके से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हो, इट हार्डली मैटर्स एज लॉन्ग एज योर ऑप्शंस आर करेक्ट। तो आपकी इंटरप्रिटेशन, आपने किस तरीके से उसका आंसर निकाला, इससे मतलब नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क इस बात से पड़ता है, मैं फिर से वही बात कहूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम ही मार्क्स होते हैं। मान लो कि आपने हर क्वेश्चन को करने के लिए देयर इज अ 30 सेकेंड स्टिपुलेटेड टाइम एंड यू आर टेकिंग 50 सेकेंड्स इन ईच क्वेश्चन, तो होगा क्या? यू विल एंड अप लूजिंग सम क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस लूज करना, मे बी उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते जो कि आपको आते होते। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? हम ज्यादा ना सोचें। उसने पूछा वर्क डन 0 कब होगा? अब वर्क डन क्या है? डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है, तो 0 एक ही सूरत में होगा, जब एंगल 90 होगा। सोचो ही मत ज्यादा, ठीक सर है? उसी रीजन में भी आंसर मैं इन जनरल पूछ रहा था कि अगर लिखना हो तो। मैं बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूं। अगर आप सब्जेक्टिव लिख रहे हो तो आप इलेबोरेट करके कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है? बट स्टिल हमेशा हमें मेथड शॉर्टेस्ट अप्लाई करना चाहिए, सो दैट कि हमारे पास टाइम बच जाए। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली मेथड हमारा ना वैलिड होना चाहिए। पता लगा कि मैथ्स में लिमिट्स के क्वेश्चंस आए और आपने वहां पर एल हॉस्पिटल्स रूल लगा दिया, आसान है, बच्चे लगाते हैं। हम इंजीनियरिंग में यही करते थे। इंजीनियरिंग में हम क्या करते थे कि जब भी कभी डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएशन का आता है, कहीं लिमिट लगानी होती है, तो हम वो लॉन्ग मेथड अप्लाई नहीं करते। हम क्या करते थे, एल हॉस्पिटल लगाया, देखा, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अब वहां तो चलता था, बट आप सीबीएसई में अप्लाई करके आओगे तो बहुत सारे टीचर 0 देते हैं उसके ऊपर। तो कहने का मतलब कि जब तक आपकी इंटरप्रिटेशन ठीक है, तो हर जगह पे टाइम सेव करना ये सिखाया जाता है आपको, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओ, चाहे आप सब्जेक्टिव एग्जाम्स में जाओ, कि इस पर्टिकुलर मार्क्स के क्वेश्चन को इससे ज्यादा टाइम आपने देना नहीं, इतने के अंदर अंदर इसका आंसर निकालना है। तो जितना, अब मान लो 1 मार्क का क्वेश्चन और आपने बहुत ज्यादा इलैबोरेट करके लिख दिया, व्हाट इज द यूज? कुछ नहीं है। मार्क्स तो आ जाएंगे, टीचर इंप्रेस भी हो जाएगा कि यार क्या जबरदस्त तरीके से बच्चे ने एक्सप्लेन किया, बट टीचर का हाथ वहां पर बंधा हुआ है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो एक ही नंबर दे सकता है। अगर वो 1 नंबर का था, वो 2 नहीं दे सकता। तो फिर से वही बात कि आप सोचो किसी भी तरीके से, बट जब लिखने की बात आएगी तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, ठीक है बेटा? यस सर। फिजिक्स के अंदर लंबा लिखने के नंबर नहीं होते। बोर्ड में एक 5 मार्क का क्वेश्चन जो होता है, आजकल उसके 3 पार्ट्स मिनिमम होते हैं। तो हर पार्ट कैसे, एक के 1.5 नंबर, एक का अच्छा, पार्ट के भी पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। तो वहां पर आपने कुछ नहीं करना, सिचुएशन को समझना है, कीवर्ड्स लिखने हैं। तो आपने एक एक वर्ड भी लिखा तो 1.5 नंबर या 2 नंबर वहां कंप्लीट हो जाता, ठीक है? यस सर। वो पहले आते थे, वो जमाने लद गए जब पहले क्वेश्चन आता था एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिफाइन। आजकल सीबीएसई के फिजिक्स के पेपर में से ये शब्द गायब हो गए हैं पिछले बहुत सारे साल से। आजकल डेरिवेशन भी आती है तो वो डिराइव डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं होता, वहां पर वो सिचुएशन देगा और फिर आपको वहां से एनालाइज करना, अच्छा मुझे यहाँ डेरिवेशन करनी है, अब करो, इस तरह से है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वेक्टर्स दे रखे हैं बेटा, C एंड Q, और इसमें J और K कंपोनेंट है और दूसरे में I और K कंपोनेंट है, ठीक है?
द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स। अब बेटा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले इसको नल वेक्टर लगा के पूरा कर लेना, ठीक है। जैसे उसने एक वेक्टर दिया आपको p वेक्टर 3j + 4k, तो 0i + 3j + 4k। दूसरा वेक्टर दे रखा है q वेक्टर 2i + 5k, दिस इज 2i + 5k, तो +0j। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लो, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 20, ठीक है। Okay, sir. नल वेक्टर जरूर और जरूर यहां लगा लेना जिससे कि गलती ना हो। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ p वेक्टर डॉट p वेक्टर, p वेक्टर डॉट p वेक्टर, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? p², ठीक है। ठीक है बेटा। Okay, sir. Mod of b can be written as mod of b वेक्टर। क्या लिख सकते हो आप इसको? सिर्फ b लिख सकते हैं, B dot B. या फिर आप लिख सकते हो b वेक्टर डॉट b वेक्टर का अंडर रूट, है ना। भाई मॉड ऑफ b अल्टीमेटली होता क्या है? सिर्फ b तो होता है। जब भी कभी हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखते हैं तो r = a² + b² + 2ab cos थीटा लिखते हैं ना। और मैंने आपको बताया था कि आप इसको मॉड ऑफ r भी लिख सकते हो। Yes. तो इसका मतलब क्या हुआ? आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, मॉड ऑफ r = r² = a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ से रूट हट जाएगा, है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब ये था कि आप सिर्फ इसको मॉड ऑफ r नहीं लिख सकते। अब आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे r डॉट r का अंडर रूट, क्योंकि ये यहां से हटके इधर आ गया ना, ये स्क्वायर हो गया आपका। इनफैक्ट ये सिर्फ, हाँ ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है बेटा। i कैप डॉट i कैप इज स्क्वायर, तो वो 1 होता है ना। Yes. तो अगर ये Yes, x sir. i कैप होता तो ये x² i² होता, तो ये सिर्फ x² होता ना। तो r वेक्टर डॉट r वेक्टर r² होगा, which will be equal to a² + b² + 2ab cos थीटा। तो आपका आंसर होना चाहिए b मॉड का मतलब अंडर द रूट b वेक्टर डॉट b वेक्टर, जिसको कि आप अंडर द रूट b² लिख सकते हो और b² को हम b लिख सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. Question number 69. The dot product of I cap plus j cap plus k cap and I cap minus j cap plus k cap is 1, ठीक है। नहीं, I cap plus j cap plus k cap into I cap minus j cap plus k cap। I को I से करा बनाया, j को j से करा माइनस बनाया, k को k से करा प्लस बनाया, आंसर इज 1। Yes, sir. Question number 70. 2i minus 3j plus k and 2i plus, oh sorry, 3i plus 2j, then p dot q 0. 0। p वेक्टर देखा है 2i minus 3j plus k,
और क्यू वेक्टर दे रखा है 3i माइनस 2j, कुछ और नहीं दे रखा तो 0 के, है ना। नल वेक्टर अप्लाई कर दिया, ये +2 दे रखा है, तो आंसर आएगा, इसको इससे करा 6, इसको इससे करा -6, इसको इससे करा 0, तो 0। ठीक है, Yes, sir. द डॉट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 71 हो जाना चाहिए, वर्क डन निकालना है, आप निकाल लेंगे, F.S कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, 72nd में कहता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ Sir, A part होगा. ए पार्ट होगा cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा, बिल्कुल ठीक बात है। 72nd का आंसर ए पार्ट होगा। ये तो हमने जब प्रॉपर्टीज करी थी डॉट प्रोडक्ट की कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है तब हमने करा था, है ना। ठीक है ना बेटा। यस सर। सर 72 वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो। देखो बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, है ना। यस सर। चाहे आप ए को बी से करें चाहे आप बी को ए से करें, बात वही रहेगी। यानी क्यों, क्योंकि अगर एक बार आपने एंगल सीधा थीटा ही लिया था तो भी जब आप उसका एंगल रिवर्स करोगे माइनस थीटा ले लोगे, स्टिल इट रिमेन्स कॉस थीटा ना। यस सर। मतलब इट हार्डली मैटर्स के आपका ये था ए वेक्टर और ये था बी वेक्टर, तो जब आपने इसका प्रोजेक्शन इस पे लिया बी कॉस थीटा तो मुझे डॉट प्रोडक्ट मिल गया ए क्रॉस बी। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं कि ये हो गया मेरा बी वेक्टर और ये हो गया मेरा ए वेक्टर, तो अब अगर आप इसका प्रोजेक्शन ले लेते हो यहाँ पर तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल रिमेन्स द सेम, ठीक है, और प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। ठीक है बेटा। यस सर। 73rd, if the angle between A and B is 270, तो A dot B कितना होगा? cos 270 की वैल्यू क्या होती है? सर आप कौन से क्वेश्चन बोल रहे हो? Question number 73rd, if the angle between A vector and B vector is 270, then A vector dot B vector is इतना क्यों सोचना है? cos 0 कितना होता है? 1 cos 180 कितना होता है? -1 है ना। तो यानी 1 और -1 शिफ्ट हो रहे हैं 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पे। यस यस सर। तो 90 पे क्या मिल रहा था? 0। तो 90 के 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे क्या आ जाएगा? 270। 0 मतलब ठीक है। यस सर। कॉस का ग्राफ बनाना आना चाहिए बेटा आपको। अगर आपको कॉस का ग्राफ बनाना आता है तो फिर आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं होती है। देखें, कॉस का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये आपका 0 डिग्रीज है, ये आपका π/2, ये आपका पाई, ये 3π/2। अब देखो 90 पे वैल्यू क्या है? 0। तो 180 पे, सॉरी 270 पे भी वैल्यू क्या है? 0 ना। जीरो पे वैल्यू कितनी थी? +1। 180 पे वैल्यू कितनी थी? -1, है ना बेटा। यस सर।
और फिर से 360 में कितनी आ गई, +1। तो 180 डिग्री के 180 डिग्री के फेज डिफरेंस के ऊपर सेम वैल्यूज आपको मिलती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में। यानी 0 से जब आप 180 पे आओगे तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 180 डिग्री का, तो वैल्यू रिवर्स हो जाती है। ठीक है, ऐसे भी समझो, ऑन अ नंबर लाइन ये 0, ये +1, ये -1। अगर ये वेक्टर होता और ये भी वेक्टर होता तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 180 है ना। Yes, sir. तो 1 और -1 कितने डिग्री के फेज डिफरेंस पे चेंज होंगे, 180 पे चेंज होंगे। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. डॉट प्रोडक्ट के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगली क्लास में बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, Yes. अब ये बताओ, शाम को 3 से 5 क्लास रखनी है आज, Yes. रखनी है ना, कर Yes. सकते Sir. हैं ना। ठीक है, ओके, शाम को 3 बजे आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था। चलो ठीक है, बाकी Thank you, next- sir. ओके बाय। Thank you, sir. ओके बेटा बाय।